चैप्टर 3 क्लास 9 का आज हम लोग एमसीक्यू लेके आए हैं। इससे पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग एमसीक्यू पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 3 की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑल द सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द मास रेशियो 3:8। दिस इज द एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ। तो ये पूछ रहे एक कार्बन डाइऑक्साइड है सैंपल हमारे पास जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन आता है, उसका जो मास का रेशियो दिया है वो इतना दिया है। तो आप कैसे बताएंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम लोग एक काम करते हैं कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो निकाल के देख लेते हैं। अगर ये रेशियो अगर हमारा देखते हैं कि दोनों का अगर सेम आ रहा होगा तो यानी कि इसमें से हमारे पास ये आंसर हो सकता है कि या तो कंजर्वेशन या तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन या तो मल्टीपल या गैसेस वॉल्यूम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आ भी जाएगा रेशियो तो पता कैसे चलेगा? क्योंकि पहले हम बता दे रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मास होता है क्या। कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है बेटा आपका जो सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि ऐसा समझिए हमारे पास एग्जाम्पल है S+O2, तो हमने निकाला SO2। इसका मास कितना होता है? सल्फर का 32 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और कितने मॉलिक्यूल हैं? 2, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। सल्फर का कितना होता है? 32। ऑक्सीजन 16 × 2 कितना हो जाएगा? 32। यानी कि ये और ये दोनों को मिला के दोनों का कितना आया? 64 आया। यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का सेम हो, उसे कहते हैं हम लोग क्या? उसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। लेकिन यहाँ पर रेशियो 3:8 कार्बन और ऑक्सीजन का निकालना है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा ये कौन सा दोनों का एग्जैक्ट दोनों का रेशियो ये निकले? तो हमने कहा ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा है बेटा हमारे पास ऑप्शन कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, अभी पता कैसे चलेगा ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन है कंजर्वेशन मास है? पहले रेशियो निकाल के देखते हैं और देखते हैं कि दोनों का मास कांस्टेंट आ रहा है, दोनों का कांस्टेंट रेशियो में आ रहा है। तो हमने कहा चलिए ठीक है। तो हमने कार्बन लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हमने कहा कार्बन का मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 × और कितने मॉलिक्यूल है? 2 जुड़े हुए, तो 2 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यानी कि ये मास और ये मास के बारे में पूछा है। ये देखिए सैंपल दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, और उसके मास का रेशियो कितना आएगा? तो हमने कहा देखते हैं, अगर 3:8 आ रहा होगा तो यानी कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा। यानी कि तो हमने कहा इसका मास ऊपर लिखेंगे क्योंकि हमें रेशियो में चाहिए, और हमने कहा इसका मास, दोनों का मास डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, इसका मास 32, इसका मास कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। अगर आप इसका मास देखेंगे तो इसका आ जाएगा 12 + 32, तो ये हो जाएगा 44 हो जाएगा आपका। ठीक है, 44 हो जाएगा। 2 2 4, 3 1 4, ये 44 आ जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 6 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 2 8 जा, यानी कि 3:8 आ रहा है। यानी कि ये हमारा फॉलो करेगा सेकेंड ऑप्शन कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि दूसरा ऑप्शन कौन सा है? कांस्टेंट प्रोपोर्शन का है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का पूछा था। तो वैसे भी हम डायरेक्ट बता सकते थे, फ़ायदा नहीं था इन सबको निकालने का क्योंकि पूछा उसी का था। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारे पास जो सेकेंड वाला हमारे पास क्वेश्चन आया है उसमें लिखा है द इनडिविजिबिलिटी ऑफ एन एटम वॉज प्रपोज बाय। ये किसने कहा था कि एटम और ज़्यादा अब डिवाइड नहीं हो सकता, इनडिविजिबल है, टूट नहीं सकता? तो हमने कहा रुदरफोर्ड ने कहा था। हमने कहा नहीं, रुदरफोर्ड ने तो न्यूक्लियस के बारे में बताया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी वगैरह की थी। हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा नील्स बोहर ने क्या कहा था? हमने कहा था नील्स बोहर ने भी नहीं बताया था। ठीक है, आपको याद होगा नील्स बोहर ने चैलेंज किया था किसको? आइंस्टीन को। तो उसमें भी नील्स बोहर भी नहीं थे, आइंस्टीन भी नहीं थे, जॉन डाल्टन ने किया था बेटा। इनका पूरा नाम जॉन डाल्टन है। जॉन डाल्टन ने क्या कहा था? जॉन डाल्टन ने कहा था एटम को और डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को और डिवाइड नहीं कर सकते। एटम, ये इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था नील्स बोहर ने, और इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में। आइंस्टीन ने जो बताया था वो अपनी इक्वेशन जो दी थी। लेकिन जॉन डाल्टन ने कहा था एटम को हम और डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में पता चला धीमे धीमे जे थॉमसन ने बताया था कि भैया एटम को डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। तो यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन है बेटा ये सी है। कितना है? सी है। यहाँ पे ऑप्शन सी है इसका। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो किसे कहते हैं? एवोगैड्रो एक वैल्यू होती है, और उसकी वैल्यू कौन सी होती है? उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो भैया एवोगैड्रो अगर आपको याद हो
तो कि हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻24, नहीं ये भी नहीं होती है। फिर देखते हैं 6.022 इंटू 10⁻22, नहीं ये भी नहीं होती है। फिर देखते हैं 6.60.22 इंटू 10⁻23, ये भी नहीं होती है। होती है 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ये सबको रटी भी होनी चाहिए, ठीक है, ये सबको टिप पे रटी होगी। एवोगैड्रो कांस्टेंट किसे कहते हैं। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है द वॉल्यूम ऑफ मोल ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा मोल के हमने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, एक था गिवन मास अपॉन मोलर मास, और एक था वॉल्यूम ऑफ अ गिवन एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर करके था। तो हमने कहा था 3 फॉर्मूले आपको बताए थे, लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। मोल्स के नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूले क्या बताए थे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने की फॉर्मूला बताया था गिवन मास, एक बताया था गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास ये बताया था, और दूसरा क्या बताया था, दूसरा बताया था वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, ये था। तो हमने कहा था भैया जो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है हमारा वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना होता है। तो भैया देख लिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा जो फॉर्मूला है कितना आ रहा है, 11.12 लीटर, नहीं 100 लीटर, नहीं नन ऑफ दिस, नहीं 22.4 लीटर, यानी कि सी वाला है। यानी कि ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स जो फॉर्मूला निकालने का है, वॉल्यूम वगैरह में जब निकालते हैं तो वॉल्यूम वगैरह में निकालते हैं अपॉन 22.4 लीटर। इसको शॉर्टकट में VL अपॉन 22.4 लीटर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो याद होना चाहिए कि जब भी आपसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर सवाल करे मोल से, तो आप समझ जाइएगा इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो वो होती है यूनिट जिसमें लिखते हैं लीटर में 22.4 लीटर लिखते हैं, ठीक है। फिर आया हमारे पास द एटॉमिक मास ऑफ अ सोडियम 23। एक हमारे पास इन्हीं ने कहा है, हमारे पास क्या है, इसको रफ कर दे रहे। एक हमसे पूछा है इन्हीं ने, हमारे पास क्या है, सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है कितना होता है, 23 होता है, और एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, 11 होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा एटॉमिक मास ऑफ अ सोडियम 23, ठीक है, एटॉमिक मास द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 46 ग्राम ऑफ सोडियम, जिसमें से हमारे पास जो है नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 46 ग्राम है सोडियम के। तो हमने कहा इसमें से आंसर क्या होगा, 1, 2, 2.3 या 4.6। तो हमने कहा नंबर ये किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बेटा हमारा ग्राम में दिया हुआ है, देख लो बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, एक वॉल्यूम वाला था, ठीक है, एक कौन सा था नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, एक नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था आपका ये अभी जो बताया था गिवन मास, ठीक है, अपॉन मोलर मास, एक ये बताया था, और एक बताया था हमने आपको दूसरा अभी जस्ट वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, VL बाई 22.4 लीटर, एक ये होता है, और एक होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर एटम्स, या कभी कभी एटम्स की जगह दे देता है पार्टिकल्स, या कभी कभी दे देता है आइंस, अपॉन कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये 3 फॉर्मूले हैं। अब हमें इसमें से इसके ऊपर कौन सा लगाना है, ये याद रखना, जहाँ पे आपको ग्राम वगैरह में दिया हो चुपचाप ये लगा देना। मास की बात हो रही है ना, तो ये ग्राम वाला चीज़ कोई मास में होगा तो गिवन मास कितना दिया है आपको, यहाँ पे देखिए एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास है और यहाँ पे गिवन मास बोला है। तो यहाँ पे हमने कहा गिवन मास दिया है कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे गिवन मास जो दिया है हमारे पास मान लिया 46 है, ठीक है। और मोलर एटॉमिक मास कितना होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है हमारा, 23 दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसको कट कर दिए 2 1 कितना हो जाएगा, 23 1 23, और 23 के टेबल में 46 आता है। तो देखिए 23 को अगर 2 से करें, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि आता है 2 टाइम्स आता है। तो इसका आंसर होगा 2 होगा, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर हो गया हमारा 2 हो गया, देखिए 2 आ रहा है, ठीक है। इसको बेटा जल्दी से आप लोग नोट करिए। अब देखिए बेटा जो आपके पास छठा वाला क्वेश्चन आया है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड ऑफ अ मॉलिक्यूलर मास 120, 120
इज CH2O, द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज क्या होगा। ये कहने लगे हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला जो दिया है उसका मॉलिकुलर मास तो दिया है, पहले तो पता करना चाहिए कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। और मॉलिकुलर फार्मूला बेटा जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है जैसे आप लिखते हो SO2 CO2 ये सब मॉलिकुलर फार्मूले हैं। अब उसको हम शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं तो यहाँ पे चलिए मैं बताता हूँ आपको, अभी बताऊँगा, पहले सुन लिए क्वेश्चन। तो इन्होंने कहा मॉलिकुलर फार्मूला जो होगा इसका क्या हो सकता है, ये तो एम्पेरिकल फार्मूला दिया है CH2O, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब हमें पता करना होगा कि यहाँ पे C में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, H में तो दिए हुए, ऑक्सीजन में कितने होंगे, तो ये CH2O कोई फार्मूला नहीं होता है। लेकिन इसको बताने के लिए एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है बेटा उसको निकालने के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है। तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला होता है, ठीक है सर। अब याद रखिएगा, अब यहाँ पे पूछा किस में है, इन्हीं ने एम्पेरिकल फार्मूला पूछा है कंपाउंड मोलर मास, यानी कि कोई चीज़ मास में पूछिए, ग्राम में पूछिए। तो ये फॉर्मूले को हम एक और भी चीज़ से डिनोटेट कर सकते हैं कि इसको हम लोग बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट, WEIGHT वाला है, शॉर्टकट में लिखा है, इंटू N इंटू एम्पेरिकल वेट। इसको हमें ये वाला लेना पड़ेगा, है ऊपरी वाला, लेकिन हमने इसको मास में बदल दिया, मतलब कोई चीज़ ग्राम में दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास यानी कि कोई चीज़ ग्राम में दी हुई है। तो इसको इस चीज़ में लिखना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे हमें किस में चाहिए था, मास में चाहिए था। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा N को इधर उठा लाते हैं, तो हमने कहा N इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल वेट आ जाएगा। अब बताइए मॉलिक्यूलर वेट दिया कितना है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास, देखिए मास कह दिए चाहे वेट कह दिए, भैया किसी में अगर ये चौक है इसका मास होगा, ठीक है, इसमें कुछ मास है तो इसका कुछ वेट भी होगा। तो मॉलिक्यूलर मास को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। तो कितना दिया है, 120 दिया है। एम्पेरिकल वेट अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूलर मास तो दे दिया, अब यहाँ पे हमें पता करना है यहाँ पे एम्पेरिकल वेट आप समझ रहे बेटा क्या होता है, 120 आ गया। अब हमने कहा यहाँ पे जो एम्पेरिकल वेट आएगा वो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, CH2O, ठीक है, और कितना दिया है, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, 120 दिया है। अब यहाँ पे N को इधर उठा के लाए, मॉलिक्यूलर वेट इधर रखा हमने यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या आया, एम्पेरिकल वेट। और एम्पेरिकल वेट आप यहाँ पे क्या डालेंगे बेटा, यहाँ पे तो बताइए यहाँ पे क्या डालेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग डालेंगे एम्पेरिकल वेट इसका, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। अब ये भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास दे दिया इन्हीं ने। अब इसका हमें क्या निकालना है, ये इसका निकालना है कि मोलर मास होता है क्या है। तो भैया CH2O का मोलर मास कितना होता है, कार्बन का होता है 12, ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, यानी कि हो जाएगा 1 इंटू 2। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यानी कि ये हो जाएगा 12 + 2 + 16, ठीक है, 12 + 2 + 16, 12 13 14, ये हो गया 14, 14 + 16 कितना हुआ 30 हो जाएगा। ये देखिए 16 + 14, 6 4 10, 30 आ गया, यानी कि अब यहाँ पे लिखेंगे 30, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 गया, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, यानी कि N की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, कितनी आ गई 4 आ गई। और हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया क्या था, CH2O दिया था। हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिया था, मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पे देख लिए, ठीक है, कितना दिया था हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो दिया था, वो दिया था CH2O दिया था। अब हमने कहा जो हमारे पास आया है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसको जितने नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं n यानी कि कितने आए हैं 4, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक बार कार्बन से मल्टीप्लाई, एक बार हाइड्रोजन से, एक बार इससे, तो ये आ जाएगा C4, 2 है यहाँ पे और ये 4 है, 2 4 8, तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 8, ऑक्सीजन को 4 से करेंगे तो आ जाएगा O4, तो यानी कि आंसर आ रहा है C4H8O4। तो भैया यहाँ पे कहाँ है, ये है, यानी कि इसका ऑप्शन आपका सही है कौन सा, C4H8
O4, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का मतलब आप समझ के कैसे निकलेगा। अब बेटा हम आपको एक और चीज़ बताने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है 7वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा होता है? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब जिसमें 4 मॉलिक्यूल हो, 4 मॉलिक्यूल। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया O2, O3, NO2, SO3। इसमें से आंसर सही कौन सा होगा? हम कहते हैं इसमें से आंसर आपका डी वाला सही होगा, डी वाला SO3 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे टेट्रा 4 मॉलिक्यूल वाला हमें क्या चाहिए? 4 मॉलिक्यूल वाला हमें क्या चाहिए एटम। ठीक है, तो हमने कहा 2 ये और एक ये। ऑक्सीजन में कितना है? ऑक्सीजन लिखा है O2 से, तो ऑक्सीजन के खुद के 2 और एक ऑक्सीजन का, तो कितना हुआ? 3 मॉलिक्यूल है। फिर हमने कहा ऑक्सीजन है यहाँ पे O3 है। अब हमने कहा O3 है, तो O3 तो भैया 3 ही होगा। कहेंगे सर आप O के साथ, सर आप भी यहाँ पे ऑक्सीजन को नहीं काउंट करोगे? भैया O3 एक अपने में पूरा ही मॉलिक्यूल है, O3 अलग अलग नहीं है, O3 एक साथ ही में, इसलिए इसको 4 नहीं कहेंगे। ये 3 पूरा का पूरा 3 O के साथ ही आता है। ये ओजोन होता है, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, तो इसको 3 और 1 नहीं कहेंगे, ये एक फॉर्मूला ही है। फिर हमने कहा NO2 में कितने मॉलिक्यूल हैं? तो हमने कहा NO2 में N तो हो गया हमारा 1 और ये 2, तो कितने होगा? ये भी 3 हो गए। फिर हमने कहा SO3 आया हमारे पास, SO3 S का तो हो जाएगा हमारा 1 और 3 ये, तो कितने आएगा? 4। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल SO3 का आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड। जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं मॉलिक्यूल में, उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी, वैलेंसी, एटॉमिसिटी, रिएक्टिविटी। तो भैया यहाँ पे समझना पड़ेगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि ये जो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स, के नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, एटम्स कितने प्रेजेंट है। तो एटम जिसमें मिल मिल के प्रेजेंट होते हैं उसको बेटा बोलते हैं क्या? एटॉमिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। यानी कि एक एटम है, मान लीजिए सल्फर है, फिर ऑक्सीजन है, यहाँ पे बना SO2, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है ये पूछ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एटम जितने प्रेजेंट होंगे उसको एटॉमिसिटी कहते हैं। मॉलिक्यूलरिटी क्यों नहीं कहते? भैया मॉलिक्यूल की बात थोड़ी नहीं कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल होता है, कितने जुड़े हैं? 2 जुड़े हैं। लेकिन यहाँ पे एटम्स की बात कर रहे हैं कि S एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, और ये जो नंबर जुड़े होते हैं 1 2 3 वो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे। सर वैलेंसी क्यों नहीं कहा? वैलेंसी इसलिए नहीं कहा क्योंकि वैलेंसी का मतलब होता है बेटा कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। मान लो हमने आपसे कहा एग्जाम्पल के तौर पे, हमने कहा हमारे पास लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसको अगर के एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 को, तो पहले आएगा 2, फिर आएगा 1, जो लास्ट में बचेगा उसको कहते हैं वैलेंसी। तो ये वैलेंसी थोड़ी ना, ये तो नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहे हैं। रिएक्टिविटी, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी से कोई लेना देना ही नहीं है, रिएक्टिविटी तो खाली खुली में दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा आपका एटॉमिसिटी होगा। फिर देखते हैं आपके पास कौन सा क्वेश्चन आता है। फिर आता है द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। यानी कि ये कह रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं हमारे पास NH3 है, NH3 में जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी कितनी होगी। ठीक है, अब वैलेंसी पता करने के लिए एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो भैया इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो के एलिमेंट में अगर लगाएंगे तो अभी हमने वैलेंसी बताई है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो KLMN, तो हमने कहा 7 को के एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले 2 ले सकते हैं, फिर 8 ले सकते हैं, फिर 18, फिर 32, लेकिन हमें इतनी दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि एटॉमिक नंबर छोटा दिया हुआ है। तो पहले में 2, फिर कितने लेंगे जो 7 बन जाए? सर 5 ले लेंगे। ठीक है, 5 2 7 हो गए, 7 हो गए। तो सर यहाँ पे 5 आनी चाहिए वैलेंसी, तो देखते हैं वैलेंसी 5 है। सर 2 दिया है, 3 दिया है, 0 दिया है, 4 दिया है। सर 5 तो कहीं है नहीं, एग्जैक्टली 5 इसलिए नहीं दिया है, 5 वैलेंसी नहीं लिखते क्योंकि अब हमें देखना है इसको 5 वैलेंसी को, 5 और 2 कितने हुए? 7 हुए। अब 7 वैलेंसी जो है हमारे पास 5 और से 7, अब 5 में कितने इलेक्ट्रॉन आके मिल जाए जो 8 बन जाए, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए हमें। ऑक्टेट का मतलब है कि अगर हमारे इस सेल में के, ठीक है, LMN, अगर इस सेल में अगर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। तो इसलिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अभी हैं कितने हमारे पास? 5, तो 5 में कितने इलेक्ट्रॉन दे दे
तो जाके 8 बन जाए, 5 में दे दे 6 7 8 3 दे दे, तो यानी कि आंसर होगा आपका 3 होगा। यानी कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमने कहा 5 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है क्योंकि हम बड़े हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ले लो, क्योंकि 5 वैलेंसी इतनी ज़्यादा नहीं लिखी जाती है। 5 से देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन 8 बन सकते हैं, क्योंकि 8 पे स्टेबल होता है, 5 पे स्टेबल नहीं होता। तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए आपका जो दिया है यहाँ पे एक दूसरा आपका 10वां क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे बेटा, वो लिखा है आपके पास द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड इज C2H4O2। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। अब देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इधर दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, वहाँ पे भी एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना था, ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताना था वहाँ पे था कौन सा, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया कि इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2 होता है। अब आपको उसको एम्पेरिकल में बदलना है। एम्पेरिकल में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है, इसमें जितने भी नंबर्स दिए हैं 2 4 2, इसको ऐसे टेबल से ऐसे नंबर से आपको डिवाइड या मल्टीप्लाई करना होता है कि उसको हम दोबारा अगर मल्टीप्लाई करें तो पलट के वही आ जाए। मान लें हमारे पास दिया है C2H4O2, ठीक है। अगर मान ली इसको हम डिवाइड कर दें, ठीक है, 2 से, तो ये 2 1 जा, ये 2 1 जा, फिर इसी को 2 से इससे करें, ये 2 2 जा, और इसी को 2 1 जा, तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं C1H2O1। यानी कि इसका अगर देखेंगे तो 1 1 को काउंट किया नहीं जाता, 1 को नेग्लिजिबल माना जाता है, मतलब है 1 ही, तो इसको हम कहेंगे CH2O। तो इसका आंसर होना चाहिए CH2O, ये है CH2O। एम्पेरिकल कैसे बनाते हैं, एम्पेरिकल का मतलब होता है कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि पलट के वो नंबर सारे ऊपर के नंबरों से कट जाए, लेकिन वही नंबर को जब दोबारा मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, अब ये आ गया, अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 से, तो पलट के यही आएगा, तो इसको इससे करोगे तो ये हो जाएगा C2, फिर इसको 2 से 2 करोगे तो ये हो जाएगा C4, इसको इससे करोगे तो ये हो जाएगा O4, C2H4O4, C2H4O2 है, सॉरी ये 1 है ना, ये O2 हो जाएगा। देखिए पलट के वही आ गया। तो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में यही डिफरेंस होता है, ठीक है, इसको नोट करिए बेटा। अब देखिए बेटा आपके पास जो क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहे हैं, द वैलेंसी ऑफ एन एटम A इज 3, A की वैलेंसी 3 है, एंड दैट ऑफ अनदर एलिमेंट B इज 2, और B की वैलेंसी 2 है। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम A एंड B, तो कहने के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा। तो भैया कुछ नहीं, A की वैलेंसी कितनी दी है, A की वैलेंसी दी है हमारी कितनी, A की वैलेंसी दी है 3 और B की दी है 2, ठीक है। A की दी है कितनी, यहाँ पे दी है, देखिए ये दी है 3 और ये 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, A की हो जाएगी 2 और B की हो जाएगी 3, क्योंकि जो जिसकी वैलेंसी दी है उसको उसमें नहीं लिखते, उसको क्रॉस में लिखते हैं। याद होगा आपको, छोटा सा एग्जाम्पल है, यानी कि A2B3, तो देखिए यहाँ पे B वाला ऑप्शन सही है, A2B3, ठीक है, और बाकी नहीं होगा। आप B2A3 B2 नहीं लिख सकते, B2A3 नहीं लिख सकते, क्योंकि जो वैलेंसी जिसकी होती है उसमें नहीं लिखी जाती। क्रॉस प्रोडक्ट वाला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए 12वां क्वेश्चन है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CCl2, C को कार्बन कहते हैं, कार्बन क्लोराइड हुआ ये तो, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड नहीं हुआ, ठीक है। फिर लिखते हैं CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, नहीं ये तो ऑक्सी आ गया, सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड पूछा है, CaCl2 है यानी कि हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन सी वाला है CaCl2 है। फिर दूसरा पूछा है नोबेल गैस मॉलिक्यूल। जो नोबेल गैस होती है, नोबेल गैस कहाँ होती है सर, पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप में होती है। 18 ग्रुप यानी कि जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारी नोबेल गैसेस होती है। इनको किसी से कोई रिएक्शन नहीं होता, ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये अपने में खुश रहते हैं। तो नोबेल गैसेस पूछ रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स होंगे वो कौन से होंगे। डायटॉमिक होते ही नहीं है, ठीक है। डायटॉमिक का मतलब जिसमें 2 हो। ट्राइटॉमिक भी नहीं होते, टेट्रा 4 भी नहीं होते। इनकी जो ऑक्टेट होती है पूरी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये मोनो एटॉमिक गैसेस होती है। मोनो का मतलब एक ही एटॉमिक गैसेस है, यानी कि मोनो एटॉमिक गैसेस होती है। इसका ऑप्शन हो गया आपका सी हो गया। बहुत ही ऐसा क्वेश्चन ये जो है बहुत ही इजी वाला होता है, ठीक है। ये जो है बेटा आपका लिखा है डाई ट्राई नहीं होता, ये याद रखिएगा, क्योंकि नोबेल गैस इनर्ट होती है, किसी से कोई रिएक्शन नहीं होती है। ना वो 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, ना 3 ना 4, सिर्फ मोनो एटॉमिक होता है, एक ही एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है,
ठीक है। फिर पूछा है द एलिमेंट हैविंग वैलेंसी 2 आर कॉल्ड, जिसकी वैलेंसी 2 होगी उसे क्या कहेंगे। तो भैया यहाँ पे लिखा है मोनो, डाई, ट्राई, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं आ। तो हमने कहा जिसकी एलिमेंट की वैलेंसी 2 होगी तो उसे क्या कहेंगे। 2 का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है 1, मोनो यानी कि नहीं होगी। ट्राई का मतलब होता है 3 और डाई का मतलब होता है 2, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है। फिर 15वां देखिए लिखा है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, नेम द लॉ। इस लॉ का नाम बताइए कौन सा है। एनर्जी जहाँ ना क्रिएटेड हो ना डिस्ट्रॉय हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे चलती रहे। तो भैया इसमें से कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी, हम लोगों ने पढ़ा था सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो सम ऑफ मास प्रोडक्ट को, यानी कि दोनों की हमारी जो सम होगा रिएक्टेंट का मास का इक्वल हो। तो उसमें पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बता चुके थे, ये नहीं हो सकता। गेल यूसेक लॉ ये बात करता है दो या दो से ज़्यादा गैसेस को कंबाइन करने पे ही हमको एक प्रोडक्ट जो मिले वो भी गैस का मिले, और गैस का जो मिलेगा उसका वॉल्यूम, और क्या पता हमारा प्रोडक्ट का आने वाला वॉल्यूम दोनों सेम ना हो। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब होता है जो दोनों का जो मास होता है, यानी कि कोई भी एलिमेंट हो हमारा, चाहे वो कहीं से भी लिया हो, लेकिन दोनों का मास एकदम सेम आएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि एनर्जी ना हमारी क्रिएटेड हो ना डिस्ट्रॉय हो, वो एक से दूसरे फॉर्म में चलती रहे। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब ही होता है किसी चीज़ को कंजर्व करना, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका ऑप्शन है डी वाला बेटा। ठीक है, और इसमें से कोई नहीं है। तो बेटा ये इसको नोट करिए, उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए ताकि आप एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें। ठीक है।